नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं मोटराइड्स और ये है मर्सिडीज सी क्लास। इसका फेसलिफ्ट 2018 में आया था हिंदुस्तान में और कुछ वक्त हो चला है जब ये गाड़ी यहाँ पर लॉन्च हुई थी, लेकिन अब भी ये गाड़ी काफ़ी रेलेवेंट है, काफ़ी प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि आज भी ये गाड़ी बहुत सारे लोग खरीदते हैं क्योंकि मर्सिडीज़ जो है अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा लग्जरियस गाड़ियों में से गिनी जाती है। तो आइए देखते हैं इस गाड़ी में क्या नया है। और सबसे बड़ा चेंज जो आप इसकी शक्ल सूरत के बारे में देखेंगे वो आपको नज़र आएगा सामने से। इसकी हेडलाइट्स, इसका बम्पर, इसका ग्रिल, सब जगह बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। और अगर आप फंक्शनल चीज़ देखेंगे तो इसका जो हेडलैम्प है ये पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब ये एक एलईडी यूनिट है और ये वाला जो सिस्टम है ये फिर भी एक लेवल नीचे है। इससे एक लेवल ऊपर आपको मिलेगा फुल मल्टी बीम एलईडी सेटअप, जो कि है ऑडी के मैट्रिक्स एलईडी सिस्टम की तरह, और वो आपको मिलेगा C300D AMG लाइन में, जो कि सबसे महंगी कार है इस पूरी श्रेणी के अंदर। और ये जो गाड़ी है ये है C220D, जो कि कहीं बीच में है। और मैं आपको इसकी पावर, इसके परफॉर्मेंस, सारे वेरिएंट्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा थोड़ी देर बाद। बहरहाल अभी हम लोग बात करते हैं डिज़ाइन की, और यहाँ पर आपको 3 ट्रिम लेवल्स मिलते हैं, एक प्राइम, एक प्रोग्रेसिव जो कि ये ट्रिम है, और एक सबसे ऊपर जो है उसका नाम है AMG लाइन। बीच वाले ट्रिम लेवल पर आपको क्रोम मिलता है, सबसे नीचे आपको मिलता है सिल्वर, और सबसे ऊपर जो AMG लाइन है उसमें आपको ये जो ग्रिल है यहाँ पर डायमंड्स मिलते हैं, जैसा कि पहले A क्लास के अंदर आपको मिलता था। उसके अलावा जो बीच वाले स्लैट्स आप देख रहे हैं वो आपको AMG लाइन में सिर्फ 1 मिलते हैं, यहाँ पर आपको 2 मिलते हैं। नीचे वाला जो बम्पर है वो यहाँ पर हालांकि काफ़ी एग्रेसिव है अपने आप में, लेकिन AMG लाइन में और ज़्यादा एग्रेसिव है, एयर इनटेक ज़्यादा बड़े हैं, और ये बम्पर इस वेरिएंट के लिए भी चेंज किया गया है। अगर आप इसे पूरी तरह से देखें तो इसका जो फेस है वो अभी पहले से ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आता है। और मर्सिडीज सी क्लास मेरे ख्याल से अभी भी, हालांकि जो नई 3 सीरीज़ है वो ग्लोबली लॉन्च हो गई है, लेकिन ये कार अभी भी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, काफ़ी प्रोपोर्शनेट है, काफ़ी सुंदर दिखती है। और जो जर्मन 3 कारें हैं सी क्लास, A4 और BMW 3 सीरीज़, उसमें ये गाड़ी अभी भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। और अगर लुक्स के लिहाज से आपको कोई गाड़ी लेनी है तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। हम लोग इसे अगर साइड से देखें तो ये जो मिड वेरिएंट है यहाँ पर आपको 17 इंच के पहिए मिलते हैं, इसमें 10 स्पोक लगे हैं। इसके नीचे जो प्राइम वेरिएंट है वहाँ पे आपको 15 स्पोक वाला 16 इंची पहिया मिलता है, और सबसे ऊपर वाला जो AMG लाइन है उसमें आपको स्टार शेप्ड 18 इंच का पहिया मिलता है। टायर यहाँ लगे हैं ब्रिजस्टोन तुरांजा 235 सेक्शन टायर है, ग्रिप बहुत अच्छी है, केबिन के अंदर किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती है, तो उस लिहाज से टायर्स बहुत ही अच्छे हैं। बीच वाला जो सेक्शन है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इसका ग्रीन हाउस एरिया है, जो ग्लास वाला एरिया है, उसे क्रोम लाइनिंग दी गई है, और नीचे भी आपको एक क्रोम की पट्टी मिलती है। साइड से भी जो AMG लाइन है वहाँ पर आपको ये जो साइड स्कर्ट है ज़्यादा फ्लेयर्ड मिलेगी, ज़्यादा एग्रेसिव मिलेगी, वो एक बड़ा डिफरेंस है। पीछे की ओर अगर आप आएंगे तो टेल लैंप क्लस्टर जो है ये भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, और अब यहाँ पर आपको मिलती है पूरी तरह से LED लाइटिंग। और ये जो लाइट्स है ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं रात में जब आप इसे जलाते हैं, खास करके अगर आप दूर से किसी सी क्लास को जाते हुए देखेंगे हाईवे पे तो आपका ध्यान आकर्षित करेगी और बहुत ही खूबसूरत लगती है। अभी इस सेगमेंट में जो भी गाड़ियां हैं उनमें ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, काफ़ी प्रीमियम लगती है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। जैसा मैंने आपको पहले बोला, अगर आप गाड़ी की लुक्स की बात करें तो हालांकि ये सबसे बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। कुछ और डिटेल्स जो पीछे की तरफ हैं और आपको उन पर गौर करना चाहिए वो है यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसके नीचे एक रियर व्यू कैमरा लगा है, और ये उसका कवर है, ये झुक करके नीचे आता है, और जो कैमरा है उसके अंदर एक वाइड एंगल फंक्शन भी है ताकि आप पीछे वाली चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देख सकें। उसके अलावा यहाँ पर ये सेंसर लगे हैं, लेकिन जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहाँ पर जो आपको एग्जॉस्ट जैसे ये 2 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, ये असल में एग्जॉस्ट नहीं है। इसका जो असली एग्जॉस्ट है वो नीचे है, और वो डुअल एग्जॉस्ट आपको अगर आप गौर से देखेंगे तो नीचे नज़र आ जाएंगे। तो ओवरऑल गाड़ी देखने में काफ़ी आकर्षक है। अगर आपको गाड़ी के लुक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सी क्लास आज भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। एक और ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि BS6 नॉर्म्स जो है वो अभी लागू होने वाले हैं कुछ वक्त में, 2020 अप्रैल तक वो लागू हो जाएंगे, लेकिन ये गाड़ी ऑलरेडी BS6 कंप्लायंट है BS4 फ्यूल के ऊपर। मर्सिडीज़ S क्लास जो थी वो पहली गाड़ी थी हिंदुस्तान की BS4 फ्यूल के ऊपर BS6 कंप्लायंस के साथ, और ये गाड़ी भी BS6 कंप्लायंट है। और वो हासिल करने के लिए मर्सिडीज़ ने इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है वो सिमिलर है S क्लास की तरह। यहाँ पर एक एडब्लू फ्लूइड होता है, उसके लिए अलग से टैंक है जिसके थ्रू जो आपके एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो निकलते हैं, और वो पूरी तरह से ट्रीट होकर निकलते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन उसके अंदर नहीं रहे। उसके अलावा एक एडवांस्ड पार्टिकुलेट फ़िल्टर और एक एडवांस्ड कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है इस गाड़ी में, जो कि इसे BS6 कंप्लायंट बनाता है। और ये एक बहुत अच्छी बात है जो मर्सिडीज़ ने करी है। पोल्यूशन की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और उस लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है।
चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम ज़रा एक बार इसकी चाबी देख लें। इसके अंदर आपकी कोई फिज़िकल चाबी नहीं है और यहाँ पर आपके पास रिमोट बूट ओपनर बटन भी है, जिसे दबा के रखना पड़ता है तो आपका बूट खुल जाता है। लेकिन जो मज़े की बात है वो ये है कि ये फ़ीचर होने के बावजूद इस पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं लगा और अगर ये गाड़ी लॉक्ड है तो आपको इसे जेब से निकाल के अनलॉक करना ही होगा। अपने आप इसका दरवाज़ा नहीं खुलेगा, नहीं यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट सेंसर है जिसे दबा करके आप सीधा अंदर घुस जाएँ। तो वो एक ऐसी फ़ीचर है जो मेरे ख्याल से इस गाड़ी में होनी चाहिए थी। एक और बात, ये बूट जो है ये पॉपअप होता है, लेकिन ये पावर्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक बूट नहीं है, तो आप इसे बटन दबा करके वापस बंद नहीं कर सकते, ना ही इसे वहाँ पर आप कोई बटन दबा करके बंद कर सकते हैं। अब हालांकि हम लोग बूट की बात कर ही रहे हैं तो हम इस बूट को ज़रा देख भी लें। यहाँ पर आपके पास 485 लीटर का बूट स्पेस है, लेकिन जो एक परेशान करने वाली चीज़ है वो इन सारी प्रीमियम गाड़ियों में ये स्पेस सेवर टायर लगा रहता है, जो कि आपके बूट को काफ़ी कम कर देता है और ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से जो सस्ती गाड़ियाँ हैं उनके अंदर भी पूरे साइज़ का आपको स्पेयर मिलता है और उसे वो लोग नीचे एक स्पेस बना करके उसके अंदर डालते हैं ताकि आपका जो बूट स्पेस है वो किसी तरह से अफेक्ट नहीं हो। तो प्रीमियम कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, स्पेशली इंडिया के लिहाज से, मेरे ख्याल से इस बारे में उन्हें सोचना चाहिए और ये जो बूट है इसका स्पेस आपको पूरी तरह से मिलना चाहिए। ना सिर्फ वो, आपको जो स्पेयर है वो भी पूरे साइज़ का मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रीमियम गाड़ियाँ हैं और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकलिटी को अफेक्ट करती हैं। ये बूट भी अगर पावर्ड होता तो काफ़ी अच्छा रहता और उसके अलावा अगर आपके पास ये इस तरह से नीचे पैर स्विंग करके बूट को ऑटोमेटिकली खोलने वाला फीचर होता तो भी बहुत अच्छा रहता। अगर आपके हाथ में सामान है तो वो फीचर काफ़ी यूज़फुल रहता है। चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर स्पेस के क्या हाल है और क्या नए फीचर्स मर्सिडीज़ ने इस गाड़ी के अंदर डाले हैं। अंदर घुसने से पहले ज़रा हम इस दरवाजे को देख लें और यहाँ पे जो सारे बटन लगे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, लगते हैं मेटेलिक लेकिन है नहीं। उसके ऊपर एक मेटेलिक कोटिंग करी गई है जिससे वो मेटेलिक नज़र आते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा फील आता है। उसके अलावा जो आपके सीट्स हैं उसे आप बड़े ही आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर सकते हैं। सीट जो है वहाँ पे आपको लंबा सपोर्ट भी मिलता है, तो ये सब बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। डोर पैनल्स में आपको बड़ा स्पेस है पूरी 1 लीटर की बोतल डालने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर भी एक बड़ी बोतल आ सकती है। बूट रिलीज़ का बटन यहाँ पर दिया गया है। ये जो एरिया है ये कई गाड़ियों में आपको कवर्ड मिलता है नीचे से, तो आप वहाँ पे कुछ वॉलेट या कोई भी सामान रख सकते हैं। यहाँ पे नहीं रख पाएंगे, यहाँ पे ये पूरी तरह से खाली है तो आपका हाथ सीधा नीचे जाता है। ये सारी चीज़ें आपके डोर पैनल की हो गई, लेकिन हालांकि ये सीट काफ़ी अच्छे से एडजस्टेबल है, 10 वे एडजस्टेबल है, लेकिन यहाँ पर आपके पास मेमोरी फंक्शन नहीं दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से होना चाहिए था। इस तरह की गाड़ियों में जनरली सीट्स के लिए मेमोरी फंक्शन होता है और वो मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए था। अंदर घुसते वक्त आप ये पाएंगे कि सीट्स की जो हाइट है वो काफ़ी नीची है, तो बुज़ुर्ग लोगों के लिए उतना कुछ कंफर्टेबल नहीं होगा। सी क्लास जो है एक थोड़ा ड्राइवर ओरिएंटेड कार है, तो इसकी सीट की जो हाइट है वो थोड़ी नीचे है। उसके अलावा अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करें तो 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि आपके छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर से ख़राब रास्तों के लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर या बड़ा कोई ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में तो उसके ऊपर से जाने के लिए आइडियल नहीं है। थोड़ा और ग्राउंड क्लियरेंस होता तो और ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता। अंदर घुसते वक्त आप ये पाएंगे कि ये जो थाई सपोर्ट है यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा है। आप इसे मैनुअली एक्सटेंड कर सकते हैं, तो लंबी दूरी तय करते वक्त आपके लिए ज़्यादा आराम रहता है। तो उस लिहाज से सीटें बड़ी अच्छी हैं। जैसा मैंने आपको पहले बोला कि अगर मेमोरी फंक्शन होता तो और ज़्यादा अच्छा रहता। उसके अलावा हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक है, उसका यहाँ पे आपको कंट्रोल देके रखा हुआ है। इंजन पुश स्टार्ट और स्टॉप आप यहाँ से कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पर दिया गया है। कैबिन के अंदर हेडरूम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ज़रा नीची गाड़ी है तो हेडरूम जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से जो ज़्यादा ऊंचे लोग हैं उनको यहाँ पर बैठ कर के थोड़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि उनका जो सर है वो ज़रा रूफ़ के साथ में ब्रश होता रहेगा। बहुत प्रोमिनेंटली आपको ये फील नहीं होगा, लेकिन जो ज़्यादा ऊंचे लोग हैं उन लोगों को शायद थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। अंदर घुसने के बाद आप ये भी पाएंगे कि स्टीयरिंग जो है इस गाड़ी का पूरी तरह से बदल दिया गया है। ये एक नया स्टीयरिंग व्हील है, ज़्यादा मोटा, ज़्यादा चंकी है, ज़्यादा अच्छा लगता है, लेदर कवर्ड है, काफ़ी मज़ा आता है इसे हाथ में लेकर के। और ये काफ़ी स्पोर्टी है गाड़ी, पहले से ज़्यादा स्पोर्टी है, चलाने में ज़्यादा मज़ेदार है। जो C300D AMG है उसमें स्टीयरिंग ज़रा अलग है और फ्लैट बॉटम है। उसके अलावा ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी वहाँ पे ज़रा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक मिलता है, लेकिन वहाँ आपको ये पूरा सिल्वर के अंदर मिलता है और ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो आपको लेफ़्ट में स्पीडो और राइट में टैकोमीटर मिलता है और ये एनालॉग यूनिट है। यहाँ पर बीच में MID पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन जो विदेशी गाड़ियाँ हैं यूरोप और अमेरिका वाली, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप ये पूरी तरह से डिजिटल ले सकें, जैसा कि S क्लास के अंदर है। वो ऑप्शन यहाँ पर मर्सिडीज़ ने नहीं दिया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से मैं अगर बात करूं तो गाड़ी का जो इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर है वो मर्सिडीज़ ने पूरी तरह से बदल डाला है। 80% तक इस गाड़ी का जो इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर है वो बदल दिया गया है और उसके नतीजतन कुछ चीज़ें यहाँ पर बेहतर हुई हैं, जैसे कि ये 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो स्क्रीन है ये अब काफ़ी रिच, काफ़ी नया, काफ़ी प्रीमियम लगता है और कोई भी गाड़ी इस सेगमेंट में जो है उससे ये 19 नहीं लगता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी रिच है और इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो इस तरह की गाड़ी के अंदर होने चाहिए। लेकिन जो एक कमी है इस सिस्टम में वो ये है कि ये टच सेंसिटिव नहीं है, ये टच स्क्रीन यूनिट नहीं है। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो सिस्टम दे रखा है, मर्सिडीज़ कमांड सिस्टम इसे बोलते हैं, ये यूज़ करना होगा। ये यहाँ पर आपके पास एक टच पैड है, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर ये डायल जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके थ्रू आप ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कंप्लायंट है, तो एक बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत बेहतरीन है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपको संगीत पसंद है तो आपको निराश नहीं करेगी। ये जो पैनल्स आप बीच में देख रहे हैं, इनलेस वुड इंसर्ट, ये पहले लैकर्ड होता था, इसके ऊपर एक परत होती थी चमकीली, लेकिन अब मर्सिडीज़ ने इसे ओपन पोर यानी कि जैसे नेचुरल लकड़ी का जो टेक्सचर होता है वैसा ही खुला छोड़ दिया है। तो एक बड़ा ही प्रीमियम हैंडक्राफ्टेड, हाथ से बना हुआ सा फील आपको देती है जो काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो सीट जो है वो पूरी आर्टिफिशियल लेदर, इसे मर्सिडीज़ आर्टिको मैन मेड लेदर बोलता है, ये नेचुरल लेदर नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें रैप्ड है और आपके डोर के आर्मरेस्ट भी उसी मटेरियल में रैप्ड है। उसके अलावा डैशबोर्ड का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सॉफ्ट टू टच मटेरियल है, ये रबरी प्लास्टिक सा मटेरियल है लेकिन सॉफ्ट टू टच है, हाई क्वालिटी है और बीच में आपको ये सैटिन सिल्वर फिनिश का इनले मिलता है। यही गाड़ी अगर आप C300D AMG लाइन में लेंगे तो वहाँ पर आपको ये मटेरियल्स कुछ अलग मिलेंगे और वहाँ पर आपको ये सीटें भी ब्राउन कलर में मिलेगी, तो वहाँ पर आपको ये कैबिन थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा रिच लगेगा। हालांकि ये मर्सिडीज़ है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे विशिष्ट बनाती हैं और ये एक पुरानी स्टाइल की जो एक क्लॉक है वो यहाँ पे लगी हुई है ताकि आपको लगे कि आप एक किसी प्रीमियम गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में चल रहे हैं। स्पेस के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं और जो ये फ्रंट सेंट्रल आर्मरेस्ट है यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है आपके पास, तो इसके अंदर आपके हाथ में जो कुछ भी है, आपके सनग्लासेस का केस या वॉलेट या मोबाइल जो भी है आप सब कुछ डाल सकते हैं और ये सब कुछ जो सामान है बड़ी आसानी से यहाँ आ जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। पावर सॉकेट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। उसके अलावा इस आर्म रेस्ट का जो कंपार्टमेंट है इसमें आपको 2 USB सॉकेट मिलते हैं और एक SD कार्ड रीडर भी मिलता है। ग्लव बॉक्स का साइज़ भी ठीक ठाक है, ये इल्यूमिनेटेड है, अंदर लाइट लगी हुई है लेकिन ये चिल्ड नहीं है। हालांकि अंदर ये वेलवेट सा एक मटेरियल लगा रखा है जिससे ये काफ़ी प्रीमियम दिखता है और काफ़ी प्रीमियम फील भी होता है। आपको सनरूफ मिलता है पैनोरामिक, ये 2 पीस यूनिट है, एक बड़ा जो पीस है वो आगे और पीछे भी एक छोटा उसका पैनल है। हालांकि ये जो पैनोरामिक यूनिट है ये सिर्फ आपको प्रोग्रेसिव लाइन के आगे मिलेगी, आपको प्राइम में एक छोटी सनरूफ मिलेगी और इसे आप एक टच पे कंट्रोल कर सकते हैं और ये ब्लाइंड्स जो है ये सन को भी रोकते हैं और अगर आपको सनलाइट चाहिए तो ये पूरी तरह से पीछे चला जाएगा। उसके अलावा अगर आपको एक ग्लास हटाना है तो वो भी आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से बटन दबा करके। गाड़ी के अंदर पैडल शिफ्टर्स लगे हैं तो आप गियर्स को मैन्युअली भी शिफ्ट कर सकते हैं। गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल है, तो फीचर्स के लिहाज से कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरे को जो एक चीज़ कई बार परेशान करती है वो ये है कि इसका जो ड्राइव सेलेक्टर है उसे यहाँ पर देने की क्या वजह है। कई साल हो चले हैं जब से मर्सिडीज़ ने ये सिस्टम यहाँ पे डाला था और मेरे ख्याल से सारे मैन्युफैक्चरर्स ने ड्राइव सेलेक्टर्स को बीच में डाल दिया है, इसे इस कंफ्यूजिंग जगह पर डाल करके जहाँ पर आप गलती से न्यूट्रल सेलेक्ट कर पाए। मेरे ख्याल से इसका कोई तुक नहीं बनता है और अब वक्त आ गया है जब मर्सिडीज़ को इसे यहाँ से हटा करके इसकी सही जगह पर डाल देना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो इसमें 7 एयरबैग्स लगे हैं, तो सेफ्टी के लिहाज से कोई शिकायत करने वाली बात नहीं है। लेकिन एक छोटी बात
बात यह है कि कुछ और गाड़ियाँ जैसे कि नई कैमरी हाइब्रिड, हालांकि सस्ती है, इससे काफ़ी बड़ी भी है और ज़्यादा सेफ्टी दे रही है एयरबैग्स के लिहाज से। उसमें 9 एयरबैग्स लगे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाली जनरेशन्स में मर्सिडीज़ को भी इस गेम को भी थोड़ा और ऊपर लेकर के जाना होगा और ज़्यादा एयरबैग्स लगाने होंगे। उसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, ABS है, EBD है, सारे पहियों के अंदर डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं। इसके अंदर प्री सेफ सिस्टम भी है जो कि गाड़ी को तैयार कर देता है। अगर सिस्टम को ऐसा लगता है कि कुछ एक्सीडेंट्स होने वाला है तो ऑक्यूपेंट को पूरी तरह से सेव करने के लिए सारे सिस्टम्स को एंगेज कर देता है ताकि जो डैमेज है वो कम से कम हो। उसके अलावा इस गाड़ी में ऐसा भी एक सिस्टम लगा है जिसके द्वारा अगर आप थके हुए हैं, आपको गाड़ी चलाते हुए बहुत वक्त हो गया है और गाड़ी को ऐसा महसूस होता है कि आपके स्टीयरिंग इनपुट्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, तो आपको वार्निंग देता है कि आप रुक करके कहीं पे कॉफ़ी पी लें या थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद गाड़ी चलाएं ताकि आप सेफली पहुंच सकें और आपकी आंख ना लगे। ये तो सब चीज़ें हुई इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं उसके बारे में। काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती है, काफ़ी रिच लगती है, लग्जूरियस लगती है। इसके पीछे बैठ करके आपको ऐसा लगता है कि आपको स्पोर्टी गाड़ी चला रहे हैं, बहुत बड़ी वाइड नहीं लगती है। आप इसे चलाना चाहेंगे, जिन लोगों को गाड़ी चलाने का शौक़ है, फास्ट चलाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ और गाड़ियों में आजकल आती हैं और इस प्रीमियम सेगमेंट में क्यों नहीं आती है, मुझे कभी कभी परेशान करता है। सिर्फ मर्सिडीज़ ही क्यों, ऑडी और BMW को भी उस तरह के फीचर्स देने चाहिए। और मैं उनकी अगर बात करूं तो सबसे पहली बात होगी ये जो मैनुअल टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है स्टीयरिंग व्हील का, ये इलेक्ट्रिक क्यों नहीं है। ये काफ़ी महंगी गाड़ियां हैं, इनमें ये सिस्टम इलेक्ट्रिक होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सीट्स की, यहाँ पर मुझे परफोरेशंस दिख रहे हैं, लेकिन जब Hyundai वर्ना और Hyundai क्रेटा जैसी गाड़ियों के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स आ सकते हैं तो इस गाड़ी में क्यों नहीं मुझे वो मिलता। ये एक बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है क्योंकि ये गाड़ी उन गाड़ियों से लगभग 4-5 गुना महंगी है और इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे वो सारी फीचर्स मिलें जो उन गाड़ियों में भी नहीं हो। तो कम से कम उन गाड़ियों को मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में इन मैन्युफैक्चरर्स को मैच करना चाहिए। उसके अलावा एक और छोटी चीज़ जो काफ़ी सारी गाड़ियों में मुझे मिली और यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ वो है एक वायरलेस चार्जर। जो आदमी इस तरह की गाड़ी चलाता है उसके पास जनरली एक प्रीमियम फ़ोन होता है और ये सारे फ़ोन जनरली वायरलेसली चार्जेबल होते हैं। तो इन गाड़ियों के अंदर एक वायरलेस चार्जर देना भी मेरे ख्याल से एक ज़रूरत बन चुका है आजकल और ये क्यों नहीं है यहाँ पर, ये मुझे समझ नहीं आता है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से ध्यान देने लायक हैं और मैन्युफैक्चरर्स को इस बारे में सोचना चाहिए। मिसाल के तौर पर A4 में आपके पास वायरलेस चार्जिंग है लेकिन यहाँ नहीं है, तो कुछ गाड़ियों में होता है, कुछ में नहीं होता है। मेरे ख्याल से एक ज़रूरी चीज़ है आज के दौर में और वो एक इंक्लूजन ऐसा है जो इन गाड़ियों में होना बहुत ज़रूरी है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी फीचर रिच है, आप इसे इस डायल से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और हालांकि ये बहुत डिटेल्ड है, पूरी तरह से मैं आपको नहीं बता सकता इसमें क्या क्या है। लेकिन अगर मैं एक इंटरेस्टिंग फीचर की बात करूं तो यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइटिंग जो है वो 64 अलग अलग रंगों में मिलती है और आप इसके इंटीरियर को मूड लाइटिंग के थ्रू 64 रंगों में रंग सकते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इसे एक विशिष्ट कैबिन बनाती है ये एक बात, तो वो एक चीज़ बड़ी अच्छी है। उसके अलावा जब आप इसे रिवर्स में डालते हैं तो आपके पास 2 मोड्स हैं। आप चाहें तो इसे वाइड एंगल में देख सकते हैं ताकि आपको दाएं और बाएं का नज़ारा भी दिखे, या फिर इसे आप नैरो एंगल में देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको पार्किंग असिस्ट भी मिलता है जो कि आपको हेल्प करता है पार्किंग ढूंढने और गाड़ी को अपने आप पार्क करने में। तो ये सारे बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो मर्सिडीज़ सी क्लास के अंदर दिए गए हैं। चलिए पीछे बैठ के देखते हैं कि वहाँ पर स्पेस और कम्फर्ट के क्या हालचाल है। अंदर घुसते वक्त आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि ये जो रूफ लाइन है ये थोड़ी सी नीचे है, दरवाज़ा जो है ज़रा नीचे है, तो अगर आप ज़्यादा ऊंचे कद के हैं तो आपका जो सर है वो थोड़ा ब्रश कर सकता है। सीट भी काफ़ी नीचे है, तो मेरे ख्याल से जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप बैठ गए उसके बाद अगर आपका कद 5'10", 5'11" है तो आपका जो हेड है वो पीछे ब्रश नहीं करेगा रूफ़ के साथ। लेकिन अगर आप 6 फुट या उससे ज़्यादा है तो आपका हेड जो है वो रूफ़ के साथ कुछ कुछ ब्रश करेगा। डोर पैनल जो है पीछे, इसमें आपको ये ब्लाइंड्स मिलते हैं विंडो पर और यहाँ पर आपके पास 1 लीटर की बोतल के लिए सफिशिएंट स्पेस है और उसके बाद भी कुछ स्पेस बाकी रहता है। ये काफ़ी अच्छा, जो मैंने आपको बताया था आगे जो वुड फिनिश है वो यहाँ पर भी दिया गया है, तो काफ़ी एक प्रीमियम फील आता है। लेग स्पेस की मैं बात करूँ तो कोई कमी नहीं है, लेग स्पेस काफ़ी है यहाँ पर। लेग स्पेस के बारे में मैं शिकायत बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। और उसके अलावा आपको यहाँ पर ये मैगज़ीन होल्डर भी मिलता है। लेकिन ये बीच में जो ट्रांसमिशन टनल है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो जो पैरों का साइड में मूवमेंट होता है वो थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। पीछे आपको AC वेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पीछे के लिए,
जो कि इसे एक 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल बनाता है। और जैसा मैं आपसे आगे बैठ करके बात कर रहा था, कुछ सस्ती गाड़ियों में भी आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। इस तरह की गाड़ियों में भी इस तरह का फीचर मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अब वक्त आ चला है कि इस तरह के मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इस तरह की फ़ीचर्स बैक सीट के पैसेंजर्स के लिए देना शुरू करें, क्योंकि ये काफ़ी महंगी गाड़ियाँ हैं और एक कस्टमर जो इतना पैसा खर्च कर रहा है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे ये सारी फीचर्स मिले। AC वेंट्स के अलावा यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है और ये एक एस्ट्रे भी है यहाँ पर। मेरे ख्याल से एक USB सॉकेट होता तो और अच्छा रहता। बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट कुछ खास नहीं है। मेरे ख्याल से और बेहतर हो सकता था। लंबी दूरी के लिए ये जो बैक सीट है ये सबसे कंफर्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी बेहतर हो सकती है, ख़ास करके अगर मैं बात करूँ अंडर थाई सपोर्ट की। मुझे यहाँ पर मिलता है एक काफ़ी वाइड आर्मरेस्ट और 2 कप होल्डर भी मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पेस बाकी रहता है आपके पास, जिसमें आप अपना सेल फ़ोन या वॉलेट डाल सकें। तो स्पेस के लिहाज से पीछे मर्सिडीज़ ने काफ़ी स्पेस दिया है। मुझे यहाँ पे मिलती हैं ये रीडिंग लाइट्स दोनों साइड्स के लिए, और ये कोट हुक। उसके अलावा जो ये ग्रैब हैंडल है ये भी डैम्प्ड है, तो धीरे से ऊपर जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर कोई होल नहीं है। जनरली इस तरह की गाड़ियों में आपको एक होल मिलता है जिससे आप अपना हाथ डाल करके कुछ सामान निकाल सके अगर आपको बूट से निकालना है। वो स्पेस यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन काफ़ी और दूसरी गाड़ियों में भी इस सेगमेंट में वो फीचर नहीं है, तो मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये जो सीट है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सी क्लास जो है वो स्पेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी नहीं है। स्पेस ज़रा यहाँ पर कम है, लेकिन सामने बैठे हुए पैसेंजर जो कि ड्राइवर हैं उनको ये काफ़ी रास आएगी, क्योंकि पावर बहुत अच्छा है और इंसुलेशन कैबिन का वो भी बहुत अच्छा है। गाड़ी का स्टीयरिंग बड़ा अच्छा है, गाड़ी चलती बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ बैक सीट की, तो मेरे ख्याल से ये जगह थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं अभी चला रहा हूँ मर्सिडीज़ C220D, जो कि कहीं बीच में है। अगर आप पावर की बात करें, इस गाड़ी में एक आपको पेट्रोल इंजन भी मिलता है जिसमें है 1.5 लीटर टर्बो इंजन और उसकी पीक पावर है 181 HP और पीक टॉर्क है 281 Nm। ये जो गाड़ी है C220D ये 2 लीटर डीजल है और इसमें पीक पावर आपको मिलता है 192 HP का, जो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। अगर आप इसे Audi A4 या BMW 3 सीरीज़ से कंपेयर करें तो उन गाड़ियों से इसकी पावर जो है वो 4 HP ज़्यादा है। हालांकि 400 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है वो तीनों ही गाड़ियों में बराबर है। लेकिन इस गाड़ी में एक और वेरिएंट आता है जिसे C300D AMG लाइन बोलते हैं, और उस वेरिएंट में आपको मिलता है 241 HP का पावर, जो कि है सबसे ज़्यादा, और 500 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अगर हम लोग एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड की बात करें तो ये गाड़ी जाएगी 0 से 100 तक सिर्फ 6.9 सेकंड्स में, जो कि काफ़ी क्विक है। लेकिन जो C300D AMG लाइन है वो करती है 0 to 100 सिर्फ 5.9 सेकंड्स में, जो कि काफ़ी क्विक है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। C300D AMG लाइन जाएगी 250 किलोमीटर पर आवर तक, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड है। अब अगर हम लोग बात करें इस पावर और परफॉर्मेंस की, तो ट्रेडिशनली ऐसा होता था कि जो C क्लास है उसे BMW के मुकाबले थोड़ा कम पावर वाला, थोड़ा कम एंथुसियास्ट फ्रेंडली माना जाता था। लेकिन आज अगर हम लोग बात करें तो ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और सिर्फ उतना ही नहीं, इसका जो सस्पेंशन है, इसका जो स्टीयरिंग है, उसको कुछ इस तरह से ट्यून किया है मर्सिडीज़ ने। अब ये बहुत ही फोकस्ड है। जो एक एंथुसियास्ट ड्राइवर है जिसे गाड़ी तेज़ चलाना पसंद है उसकी तरफ इसका स्टीयरिंग काफ़ी क्विक है, और अगर आपको गाड़ी चलाना पसंद है तो ये गाड़ी आपको बहुत पसंद आने वाली है। जो सस्पेंशन है वो थोड़ा फर्म हो गया है, तो आराम के लिहाज से अगर आप स्लो स्पीड्स की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा एक फर्मनेस आपको महसूस ज़रूर होगा। लेकिन जैसे ही आप मीडियम स्पीड को टच करेंगे तो एक गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो एकदम फ्लैटन हो जाता है और आपको काफ़ी अच्छा लगता है इस गाड़ी को फास्ट चला करके। तो ड्राइविंग फन के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई। अभी BMW 3 सीरीज़ अभी भी इससे थोड़ी बेहतर लगती है, लेकिन C क्लास अपनी श्रेणी में अब काफ़ी ज़्यादा फन टू ड्राइव कार हो गई है। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ARAI की फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ARAI ने इसको दिया है 12 से ज़रा ऊपर kmpl पर लीटर का रेटिंग। अगर आप इसे कंपेयर करें Audi A4 और BMW 3 सीरीज़ से, तो Audi A4 में जो ARAI एफिशिएंसी है वो 18 से ज़रा ऊपर है और BMW की लगभग 22 किलोमीटर पर लीटर है, जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन
जो मज़े की बात है वो ये है कि ये गाड़ी 755 किलोमीटर की एक ट्रिप कर चुकी है और मुझे यहाँ पर अभी 12 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज एफिशिएंसी नज़र आ रही है, जिसका मतलब ये है कि इस गाड़ी की जो रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी है वो इसकी एआरए एफिशिएंसी से ज़्यादा दूर नहीं है। जनरली जो एआरए एफिशिएंसी होती है उससे आपकी रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी काफ़ी अलग होती है, काफ़ी फ़र्क होता है उसमें, लेकिन यहाँ पर उतना फ़र्क नहीं है। तो सिटी में आपको लगभग 10 किलोमीटर से 11 किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगा और हाईवे पे आप एक्चुअली 12 किलोमीटर पर लीटर इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाड़ी में ट्रांसमिशन लगा है 9 स्पीड 9G ट्रॉनिक, जो कि इस सेगमेंट में सबसे अच्छे ट्रांसमिशंस में से एक है। न सिर्फ ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, जब आप शिफ्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं पड़ता है, एकदम सीमलेस शिफ्ट्स होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्विक भी है। तो उस लिहाज से ट्रांसमिशन इस गाड़ी में बड़ा ही ज़बरदस्त लगा हुआ है। उसके अलावा जो स्टीयरिंग है वो बड़ा ही चंकी, बड़ा ही फैट, बड़ा ही अच्छा लगता है आपको पकड़ने में इसे। और जिन लोगों को गाड़ी चलाना फास्ट पसंद है उन लोगों को स्टीयरिंग व्हील बड़ा ही पसंद आएगा। ये गाड़ी बड़ी कॉम्पैक्ट लगती है, जब इसे चारों तरफ से आप देखते हैं ड्राइवर की पोजीशन से तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है। तो ये गाड़ी अपने आप को रैप कर लेती है आपके चारों तरफ और इसका जो व्यू है यहाँ से वो ऐसा लगता है आपको देख करके कि बड़ी कॉम्पैक्ट गाड़ी है और आप इसे फास्ट चलाना पसंद करेंगे। ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है, इसका स्टीयरिंग काफ़ी क्विक है और मेरे ख्याल से फन टू ड्राइव एस्पेक्ट की अगर आप बात करें तो ये गाड़ी का जो इंजन है, जो उसका परफॉर्मेंस है, जो उसका ट्रांसमिशन है, स्टीयरिंग और सस्पेंशन की जो ज्योमेट्री है वो साथ मिलकर इसे बड़ा ही फन टू ड्राइव, बड़ा ही पंची एक एक्सपीरियंस बनाते हैं। उसके अलावा जो इंसुलेशन है वो बहुत अच्छा है, बाहर से किसी भी तरह की कोई आवाज़, टायर नॉइस, विंड नॉइस किसी भी तरह की अंदर नहीं आती है। मर्सिडीज़ है तो वो चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं डेफिनेटली, और वहाँ पर ये गाड़ी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा फर्म सस्पेंशन जो है वो एक इशू है, बट अगर आपको गाड़ी अगर चलाना फास्ट पसंद है तो ये गाड़ी डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेगी। अगर आप मैनुअली गियर शिफ्ट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी हैं जिसके द्वारा आप मैनुअली गियर शिफ्ट्स कर सकते हैं, लेकिन जो ड्राइव सेलेक्टर है वो स्टीयरिंग के पीछे यहाँ दिया गया है। मेरे ख्याल से इसकी पोजीशन अब मर्सिडीज़ को चेंज करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग यूज्ड टू नहीं है इस गियर शिफ्टर के साथ वो लोग शायद कभी गलती से टर्न इंडिकेटर देने के चक्कर में गलत गियर शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मर्सिडीज़ को चेंज करनी चाहिए। नई मर्सिडीज़ सी क्लास की कीमत शुरू होती है 40 लाख से और जाती है 48.5 लाख रुपए तक। और अगर आप इसे कंपेयर करें ऑडी A4 या जो करंट जनरेशन BMW 3 सीरीज़ है तो उन गाड़ियों की कीमत भी लगभग 40 से 41 लाख से शुरू होकर के 47.5 लाख रुपए तक जाती है। आपको लग सकता है कि 48.5 लाख रुपए पर इस गाड़ी की कीमत ज़रा ज़्यादा है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो C300D AMG गाड़ी है उसकी शक्ति बाकी दोनों गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा है। 45 HP ज़्यादा है, 100 Nm ज़्यादा है और उसके अंदर फीचर्स भी कुछ ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो मर्सिडीज़ सी क्लास है ये BS6 कंप्लायंट है, बाकी दोनों गाड़ियाँ BS6 कंप्लायंट नहीं है, तो वो भी एक एडवांटेज इस गाड़ी को है। उस सब के अलावा अगर मैं बात करूँ इस स्पेसिफिक वेरिएंट की तो यह है C220D जिसकी प्राइस है 44.2 लाख रुपए, और उस प्राइस पे वो उन दोनों गाड़ियों के साथ काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। इसकी पावर उन गाड़ियों से ज़्यादा है। एक जगह जहाँ पर ये मात खाती है वो है अंदर का स्पेस, और दूसरी अगर आप बात करें तो ARA फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी की ज़रा कम है उनसे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इस गाड़ी का डिज़ाइन जो है ये आज भी काफ़ी आकर्षक लगता है। दूसरी बात यह है कि मर्सिडीज़ जो है उसने अपना जो एक जगह था, अपना एक स्थान था वो बना करके रखा है। प्रीमियम गाड़ियों में आज भी मर्सिडीज़ का नाम इंडिया में बड़ी इज्जत से लिया जा सकता है। इस गाड़ी का जो रीसेल है वो आपको बाकी दोनों गाड़ियों से ज़्यादा मिलेगा। उसके अलावा परफॉर्मेंस देखिए, गाड़ी चलाने में जो आपको मज़ा आता है वो देखिए, इसका जो फीचर्स है वो देखिए, दिखने में कैसी लगती है, उन सारी चीज़ों को अगर आप कंसिडर करेंगे तो इसका प्राइस जो है वो काफ़ी रीज़नेबल है, कंपटीशन से ज़्यादा नहीं है। मैं कहूँगा आज भी इस गाड़ी को आप टेस्ट करें, देखें, आज भी इस गाड़ी को आप ख़रीद सकते हैं। ये काफ़ी रेलेवेंट है अपने सेगमेंट के अंदर, और अगर ख़ास करके लुक्स आपको चाहिए गाड़ी में तो बाकी गाड़ियों से ये गाड़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद एक जो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि नई जनरेशन 3 सीरीज़ जो है वो इंटरनेशनली लॉन्च हो गई है, हिंदुस्तान में भी कुछ महीनों में लॉन्च हो जाएगी, और जब वो गाड़ी यहाँ पर आएगी तो हमें पता चलेगा कि वो इससे कितनी बेहतर है। तो अगर आज आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा रुक सकते हैं तो मेरे ख्याल से वो नई गाड़ी आ जाए, उसे भी हम लोग ज़रा चला करके देख लें और उसके बाद हमारा जो निर्णय है वो आपको बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी वेल बैलेंस्ड गाड़ी है, चलाने में अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं, पोल्यूट नहीं करती है और प्राइसिंग भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस सेगमेंट में गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको वो सब बता पाया जो इस गाड़ी के बारे में आप जानना चाहते थे। अगर आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दें, उनका जवाब मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटरॉइड्स को,
आप वो बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे बराबर। हमको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हम वहाँ पर हैं motroids_India के नाम से। फेसबुक पे भी हैं हम आपके साथ, वहाँ पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, हमारे वीडियोस वहाँ पर भी आते रहते हैं। और अगली बार जब तक मेरे पास एक नई कार आती है तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।